हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वेस्ट वाटर स्टोरी कहते हैं। तो इसी तरह के और भी विषयों के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 पे उपलब्ध हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है? अपशिष्ट जल की कहानी। तो अपशिष्ट जल जो होते हैं, जो इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि जो बेकार जल होते हैं, जैसे कि हमारी जो तेल से भरपूर पानी हो गया, जो हम लोग शौचालय में यूज जो पानी करते हैं वो हो गया, सिंक में जो पानी आते हैं वो हो गया, या लॉन्ड्री से जो जिसको हम लोग कपड़े धुलते हैं उससे जो वेस्टेज पानी आते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? तो वो सभी अपशिष्ट जल कहलाते हैं। तो आइए इस अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं और बेहतर तरीके से और जानते हैं। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। हम सभी जो होते हैं अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। गंदा या दूषित भी करते हैं क्योंकि उस जल का हम लोग बर्तन वाश करने में, कपड़े वाश करने में, शौचालय में यूज करते हैं, या जब हम लोग तेल जो होते हैं वो भी वाटर में कभी कभी मिक्स हो जाते हैं, जो ऑयली फैट होते हैं जैसे घी, ये सब वो भी जल को हमारे जो होते हैं दूषित कर देते हैं या गंदा कर देते हैं, जो हमारे यूज के लायक नहीं रहते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, जो हम लोग कपड़े धोते हैं उस समय हमारे पानी में जो झाग आता है, तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। यहाँ समझते हैं कि जो झाग से भरपूर होते हैं, तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाते हैं, वे हमारा अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थ को हटाकर इसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? तो 13.1 जल हमारी जीवन रेखा के बारे में हम लोग देखते हैं कि जल जो है कि हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो कैसे हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट स्थान रखती है, इसीलिए उसे हम लोग जीवन रेखा बोलते हैं। तो जल जो है कि हमारे जीवन रेखा में कैसे इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जो प्योर वाटर होते हैं, माने शुद्ध वाटर होते हैं, शुद्ध जल होते हैं, जो मानव की क्या होते हैं? तो मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं। जैसे हम लोग जल को H2O से डिनोट करते हैं। ये क्या है? तो उसका सूत्र है। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। जो स्वच्छ जल होते हैं उसका हम लोग कैसे उपयोग करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब हम क्रियाकलाप 13.1 को देखते हैं। वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। जैसे स्वच्छ जल के उपयोग, तो हम क्या करते हैं? तो पेयजल में उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? तो किसी ट्रीटमेंट करने के लिए इसका हम लोग उपयोग। और दूसरा होता है कि जब हम इसे खाना पकाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? खाना पकाने में क्या हो जाएगा? खाना पकाने में, कपड़े धोने में, इसका उद्योग में भी यूज होता है, उद्योग में। उसके बाद क्या होता है? कृषि के रूप में भी हम लोग उपयोग करते हैं। अब हमारा आगे है कि दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। और ये विडंबना की बात है कि जो स्वच्छ जल होते हैं वो सभी को हम उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसा कि हाल ही के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि जो कर्नाटक क्या है, तो कर्नाटक एक भारत का राज्य है जो दक्षिण की ओर पड़ता है। तो वहाँ जो हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, अभी वहाँ पानी की समस्याएं चल रही है, जल संकट चल रही है। तो बीतों दिनों भी हमने देखा था कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल विवाद के चल रहे थे, जो कोर्ट तक जा पहुंची थी। तो हम इन घटनाओं से सीख सकते हैं कि जल जो उपयुक्त जल जो होते हैं वो सभी क्षेत्रों या भारत के सभी राज्यों में अच्छे तरह से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है कि एक तरह से हमारे देश के लिए ये जल का संकट भी है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जैसा कि एक रिपोर्ट है जो 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को एक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है। इसीलिए विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या का एक बड़ा भाग है जो जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोग यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे ही देश में जैसे राजस्थान हो जाते हैं, राजस्थान है, महाराष्ट्र के कुछ पठारी इलाके हैं जहाँ हमेशा सूखा रहता है। तो सूखा रहता है उस परिस्थिति में वहाँ के लोग जो होते हैं कि वो नदियों के पास जाकर या कुएं के पास जाकर या ट्यूबवेल के जो होते हैं, या हम देखते हैं कि जो हमारे शहरों में से गाड़ी आती है पानी का, तो उससे जल के लिए वो कई किलोमीटर दूर तक पैदल भी उन्हें चलना पड़ता है। यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या है। यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या है जिसको हमेशा हमें निदान ही करना चाहिए और उचित जल की व्यवस्था करनी चाहिए। आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, इस तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहे हैं, कुप्रबंधन हो रहा है, इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, या अन्य कारक है, कॉजेज है जो अलवण माने ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता इससे चलता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है कि जो विश्व जल दिवस होते हैं वो 22 मार्च को मनाए जाते हैं। जो विश्व जल दिवस होंगे वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है कि 22 मार्च 2005 से हुई थी और 2005 से लेकर 2015 की जो अवधि है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में भी घोषित किया गया था और उसका जो टाइटल था वो था जीवन के लिए जल। जो जीवन के लिए जल, वाटर फॉर लाइफ उसका टाइटल था। तो इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो इनका टारगेट था, लक्ष्य था कि जो आधा, कम से कम जो जितना पानी नहीं मिलता है उन लोगों का आधा जनसंख्या को उचित जो या स्वच्छ जल प्रदान करना था, पहुंचाना था, उपलब्ध कराना था। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। जल की सफाई से हम समझ सकते हैं कि जल का सफाई का मतलब होता है कि जल में जो स्रोत होते हैं या जल में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या उनमें जो गंदगी होती है या प्रदूषक होते हैं उसे बाहर निकालना भी जो है कि जल सफाई का भाग में सम्मिलित होता है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है और इस तरह से अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम हमारा मल उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। जो वाहित मल या मल उपचार जो प्रक्रम है उसमें अनेक चरण है जल की सफाई में। अब वाहित मल क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वाहित मल घरों, उद्योग, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। जो वाहित मल होते हैं वो घरों से, उद्योगों से, अस्पतालों से, कार्यालयों से, माने ऑफिस जो होते हैं, अन्य उपयोगों के बाद जो प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होते हैं और इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होते हैं जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। जो तेज बारिश होती है तो उस समय जो
जल आते हैं बहकर, उसमें गंदगी और प्रदूषक या हानिकारक पदार्थ भी अपने साथ लेकर आती है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। जो वाहित मल होते हैं वो द्रव रूपी अपशिष्ट हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, द्रव। इसमें अधिकांश जल होता है। जो वाहित मल होते हैं उसमें अधिकांश भाग जो रहते हैं किसका होता है, तो जल का होता है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। जिसमें जो होते हैं गंदगी होते हैं, हानिकारक जो होते हैं, उसमें अधिकांश जो होते हैं कि घुले हुए होते हैं और कुछ जो रहते हैं कि निलंबित रहते हैं, मतलब कुछ ठोस भी अवस्था में रहते हैं। तो अब हम क्रियाकलाप 13.2 को देखते हैं और समझते हैं। अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित मल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। जो वाहित मल बह रहे हैं उनको हम लोग रंग देखेंगे कि वो किस कलर के होते हैं। गंध माने किस तरह का स्मेल करता है, अच्छा या गंदगी बुरा स्मेल। किसी अन्य अवलोकन जैसे उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें और भी क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में सारणीबद्ध कीजिए। मैंने एकदम सारणी बनाकर उसको हमको नोट करना है। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है। जो वाहित मल होते हैं एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ। जो कार्बनिक का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन हो, जो कार्बन से रिलेटेड यौगिक होते हैं वो कार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन नहीं होता है, जिसे हाइड्रोजन या अन्य तत्वों से बना हुआ कार्बन हो, वो हाइड्रोजन और कार्बनिक हो, वो अकार्बनिक कहलाता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। क्या होता है, तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज होते हैं। पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। जो वाहित मल होते हैं उनमें जो होता है कि निलंबित ठोस भी रहते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ रहती है, पोषक तत्व भी रहते हैं, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव भी उपस्थित होते हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार के हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें क्या है, तो हमारा पहला है वाहित मल के प्रकार, तो कूड़ा करकट और मलिन जल। उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, तो यहाँ रसोई से है। यह दुर्गंध अपशिष्ट ये कहाँ से आते हैं, तो शौचालय से आते हैं। व्यावसायिक अपशिष्ट तो औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान से आते हैं। अब संदूषक पदार्थ, इसमें संदूषक पदार्थ क्या होते हैं उसको हम लोग लिखना है। तो संदूषक पदार्थ का मतलब हो जाता है कि कौन इसे दूषित करता है। जो कूड़ा करकट होते हैं तो डिकम्पोज होकर जो होते हैं कि प्लास्टिक होते हैं या जो हमारा घर से निकला हुआ वेस्टेज होता है वो संदूषक पदार्थ हो जाते हैं, वो घर में बहुत सारा। अब हमारा है कार्बनिक अशुद्धियाँ। कार्बनिक अशुद्धियों को देखिए तो कार्बनिक अशुद्धि में क्या आ जाता है, तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, कीटनाशक, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, ये सभी जो होते हैं कि कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या होती है, तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, कीटनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी या का कचरा। जो सब्जी का कचरा भी होता है वो भी क्या है, तो कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। अब हम अकार्बनिक अशुद्धियों को देखते हैं कि अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या होती है। तो नाइट्रेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं और धातुएं फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं अकार्बनिक अशुद्धियाँ में, तो नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, धातुएं फास्फोरस है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं। अब हमारा आता है कि इसमें जो वाहित मल होते हैं उसमें कौन से जीवाणु होते हैं और रोग होने वाले, तो हम देखते हैं कि हैजा, टाइफाइड क्या होते हैं, तो जीवाणु से उत्पन्न रोग है करने वाले क्रमशः विविडियो, कोलेरा एवं साल्मोनेला टाइफी, पैराटाइफी, ये सभी क्या हैं, तो जीवाणु है। अब हमारा अन्य सूक्ष्म जीव वाहित मल में कौन से होते हैं, तो रोग क्या उत्पन्न करते हैं, तो पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ। जो अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, उसमें वाहित मल में होता है। जो साल्मोनेला टाइफी है, विविडियो है, कोलेरा है, ये सभी क्या होते हैं,
तो ये सभी जीवाणु होते हैं। अकार्बनिक अशुद्धियों पोषक तत्वों में क्या आ जाते हैं, तो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पदार्थ युक्त है, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी अकार्बनिक है। कार्बनिक में हम देखते हैं कि हमारा क्या हो जाता है, तो मानव मल है, जैविक अपशिष्ट पदार्थ है, तेल है, यूरिया है, पीरकनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा, ये सभी क्या है, हमारे कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। अब हम 13.3 में देखते हैं जल शोधन एक महत्वपूर्ण यात्रा। जब जल का हम लोग शोधन करते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। जो हमारे घर होते हैं या सार्वजनिक भवन होते हैं उनको स्वच्छ जल की आपूर्ति जो होती है सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है, और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है, और एक अलग पाइप होते हैं जो हम लोग जल उपयोग करते हैं उसको भी बाहर ले जाता है। जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा होगा। जब हम भूमि के अंदर देखेंगे तो क्या होगा कि इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं या सीवर लाइन बोलते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यही सीवर जो होते हैं हमें मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है। जो सीवर जो होते हैं वो क्या है, तो वो मल विसर्जन का परिवहन तंत्र है, जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। जो सीवर लाइन ही होते हैं, जो मल विसर्जन होते हैं या वाहित मल होते हैं, उसको उद्गम स्थान से माने जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, जहाँ होते हैं वहाँ से लेकर जहाँ उनका निपटान होगा या अर्थात उपचार होगा उसको उस इंडस्ट्री तक वो सीवर लाइन ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल, जो मल व्यवस्था होते हैं उसमें एक मैन होल होता है। सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं। जो मैनहोल होते हैं वो 50 से 60 मीटर की दूरी पर होते हैं, जो सामान्यतः हम शहरों में देख सकते हैं कि नाले के जो ये नाले हैं तो नाले के जो बीच में होते हैं तो एक एक होल रहते हैं। ये होल जो हमें होते हैं यही होल हमारा क्या कहलाता है, मेन होल कहलाता है। क्या कहलाता है, मैन होल कहलाता है। यही मैनहोल जो हर 50-60 मीटर की दूरी पर बने होते हैं, इसी में ढुकर उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं हार्ड या ठोस उसको बाहर निकाला जाता है। दूरी पर होते हैं। 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। जो मैन होल होते हैं वो मेनली जो मान लीजिए कि एक और छोटा सीवर आता है तो वहां पर ये होते हैं, ये दोनों कनेक्ट करते हैं और फिर ये आगे की तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मैन होल को इस तरह से भी उपयोग होता है। उन स्थानों पर होते हैं जहां दिशा परिवर्तन माने वो वाहित मल को हमको दिशा को चेंज करना होता है। अब हम क्रियाकलाप 13.3 को देखते हैं। अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल का पथ का रेखाचित्र बनाइए। जो वाहित मल के पथ का रेखाचित्र बनाइए, जैसा कि हमने ये बनाया है तो ये हम बना सकते हैं। मान लीजिए इधर से भी एक नाला जुड़ा हुआ है तो ऐसा हम लोग चित्र बना सकते हैं। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण कीजिए, और गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करना है। मैन होलों की संख्या मालूम कीजिए और उस एरिया में कितने मैन होल है उसको हम लोगों को काउंट करना है। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची बनाइए, और उन नालों में देखना है कि कौन से जो जीव हैं वो जिन पनप रहे हैं उसमें उसकी भी सूची बनाना है। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे एरिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसका निपटान कैसे होता है वो भी हमको मालूम करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रदूषित जल का उपचार। जो प्रदूषित जल होते हैं उसका हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रकरणों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं।
अब हम क्रियाकलाप 13.4 को देखते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर ले। प्रत्येक चरण में सर्वेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। क्या करना है कि प्रत्येक चरण में हम लोग जो रिकॉर्ड या डाटा मिलेगा उसको क्या करना है, लिखना है या रिकॉर्ड बना लेना है। कांच के किसी बड़े जार को 3 से 4 भाग माने 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। अब एक कांच का बड़ा जार लेना है जिसमें हमको 3/4 भाग पानी भर लेना है, यानी 4 हिस्स में से 3 हिस्स पानी भर लेना है। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक होता है डिटर्जेंट, जैसे सर्फ हो गए होते हैं या साबुन होते हैं, वो सभी डिटर्जेंट में आते हैं या अपमार्जक में आते हैं, अपमार्जक में। और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दे। जार से में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाए और मिश्रण को 2-3 दिन तक धूप में रखा रहने दे। 2 दिन के बाद फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी प्रणाली में डालें। और क्या करना है कि फिर से 2 दिन बाद हिलाना है और उसके कुछ नमूने में मैंने कुछ उसकी मात्रा लेना है और एक प्रणाली में रख लेना है। इस प्रणाली में उपचार से पहले नमूना 1 की चीट लगाकर इसे नामांकित कर ले। अब उपचार से पहले क्या करना है कि इसकी नमूना को हम लोग चीट लगाकर इसे नामांकित कर लेंगे। मिश्रण की गंध कैसी है। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल शिवशाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारे। अब क्या करना है, जल जीवशाला में एक्वेरियम में क्या करना है कि बहुत कई घंटों तक वायु के बुलबुले उससे गुजारते रहना है। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यह आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोरक अथवा मिक्सर का उपयोग कीजिए। अब क्या करना है कि अगर हमारे पास नहीं है एक्वेरियम तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्सर का भी उपयोग कर सकते हैं या विलोरक का उपयोग कर सकते हैं। आपको इसे अनेक बार विलोरित करना पड़ेगा। विलोरित का मतलब कि मिलाकर हम लोग किसी डंडे के सहारे से, लकड़ी के सहारे से कर सकते हैं। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य प्रणाली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 लिख लीजिए और उस पर हम लोग वातन के बाद लिख लेंगे और नमूना 2 कर देंगे। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाकर वास्तविक फिल्टर संयंत्र पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। लेकिन क्या होता है, तो बालू की फिल्टर की मोटाई जो होगी कई मीटर होगा। एक लेयर बना लेना है हमको। पहले क्या करेंगे, तो पहले बालू लेंगे, उसके बाद महीन बजरी लेंगे, फिर अंत में मध्यम साइज की जो बजरी होगी उसको हम लोग बिछा लेंगे। बचे हुए वातित को द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर कीजिए। अब अगर हम लोग जो द्रव मिला, अगर वो द्रव स्वच्छ न होगा तो हम क्या करेंगे, इसे फिल्टर करते रहेंगे जब तक कि वह स्वच्छ हमको नहीं मिल जाता है। फिल्टरित जल के नमूनों को तीसरी प्रणाली में डालिए और इसे फिल्टरित जल नमूना 3 लिख लीजिए। अब क्या करना है, फिल्टरित जल के जो हमको नमूने मिलेंगे उसे हम लोग तीसरे जो प्रणाली होंगे उसमें डालेंगे और उस पर हम लोग फिल्टरित जल लिखकर नमूना 3 लिख देंगे। चौथी प्रणाली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिला लेंगे। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि जल को स्वच्छ करने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरीन से भी जल जो होता है कि साफ होता है। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। प्रणाली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। अब जो प्रणाली 4 है उसको हम लोग क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित करके उस पर लिख के स्टिकर लगा देंगे। इन्हें चखिए मत, केवल इनकी गंध सूंघिए। अब क्या कहना है, उस जो पानी होगा उसको हम लोगों को चखना नहीं है, केवल उसकी गंध को सूंघना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग में रूप में आपको क्या परिवर्तन आया, तो रंग बदल जाते हैं।
क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? तो हाँ, बदल जाती है। बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार के अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? तो जो मोटे मोटे अशुद्धियाँ होते हैं, जैसे ठोस होते हैं या जो इसमें जीवाणु होंगे, तो वो तो बालू से नहीं जाएंगे, लेकिन जो उनके मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छान लेते हैं और उसके रंग को भी दूरी कर देते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो जाता है? तो हाँ, वो साफ हो जाते हैं और नॉर्मल वाटर की तरह दिखने लगते हैं। क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? तो नहीं। क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? नहीं। अब हमारा 13.4 है अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जो जल है उनका हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ होता है, कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। जो अपशिष्ट जल के उपचार होते हैं उनमें भौतिक, रासायनिक एंड जैविक प्रक्रम होते हैं। जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। जो जल में संदूषक के रूप में भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थ द्रव्य होते हैं उनको अलग करने में सहायता करता है। एक में है सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाके छन्ने से गुजारा जाता है। जो सबसे प्रथम अपशिष्ट जो जल होते हैं उसको लंबवत खड़ी छड़ों के सलाकों के छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के जो संदूषक होंगे जो वो अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप चित्र 13.3 में देख सकते हैं, ये सलाका छन्ने हैं। इसमें से मोटे तौर पर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जल से बाहर आ जाते हैं। हमारा दूसरा है अववाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है, जिसको हम लोग ग्रिट चैम्बर बोलते हैं, या बालू की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है। माने इसमें क्या करेंगे, तो जल को हम लोग स्लो स्पीड में छोड़ेंगे, जिससे इसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकर पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। और उससे क्या होते हैं कि जो मोटे तौर पर उससे जो कंकर पत्थर होते हैं उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं, जैसा कि हम चित्र 13.4 में देख सकते हैं यहाँ। अब हमारा 3 में है फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में के मध्य भाग में बैठ जाता है। और इस टंकी में क्या किया जाता है कि जल को लाकर कुछ देर समय तक छोड़ दिया जाता है। इससे जो मल होते हैं जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जो अशुद्धियाँ होंगे उनको खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज कहलाता है। आपंक या स्लज कहलाता है। क्या कहलाता है? अपंक या स्लज कहलाता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमित्र या स्कीमर यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्कीमर यूज करते हैं। तो ये हमारा MCQ भी हो जाता है कि जो तेल और अशुद्धि को हटाने के तेल और ग्रीस जैसे अशुद्धि को हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अपमथित्र का उपयोग करते हैं। और आपसे कभी पूछेगा कि जो बाहर निकाल जो इन मल जैसे अशुद्धियों रहते हैं तो उसको कैसे अति करते हैं, तो उसको स्लज बोलते हैं। इस प्रकार साफ किया जाता है। जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। और जल क्या कहलाता है? निर्मलीकृत जल कहलाता है। जैसा कि अपमित्र में ये देख सकते हैं हमारा। अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह वायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ये जो बायोगैस होते हैं इसका हम लोग विद्युत उत्पादन में भी उपयोग करते हैं, या ईंधन के रूप में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब हमारा चौथा है निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। और जो साफ जल होते हैं, निर्मल जल होते हैं, उसमें पंप द्वारा क्या वायु को गुजारा जाता है।
जिससे इसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि होती है, जिसमें क्या होगा, वायवीय जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अति करते हैं वो वायवीय कहलाते हैं। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य पदार्थ अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेता है, माने खत्म कर देता है या खा लेता है। जैसा कि आप चित्र 13.6वें चित्र में देख सकते हैं, कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पेंदी में सक्रियता आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियता आपंक लगभग 97% जल है। जो आपंक होते हैं लगभग 97% जल होते हैं। जल को बालू बिछाकर बनाया शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जो शुष्क आपंक होते हैं उनका उपयोग जो होता है कि फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या पोषक तत्व होते हैं वो पुनः मिट्टी में चले जाते हैं और ये हमारे मिट्टी को फर्टिलाइज कर देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। जो उपचारित जल होते हैं उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो होते हैं कि कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देता है और प्राकृतिक जो प्रक्रम होते हैं नेचुरल, ये और भी इसे स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु युक्त रहित कर लेना आवश्यक होता है। कभी कभी जब इस जल को वितरण करने से पहले, बांटने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग कर लेंगे। जो इसमें रोगाणु रहित जो जीवाणु होंगे या रसायन होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या क्या हम मिक्स करते हैं, क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायन जो रोगाणु युक्त रहित पानी को कर देते हैं। अब हमें जागरूक नागरिक बने। अब हमें जागरूक नागरिक कैसे बने उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या उनका उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है उसमें जो मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। परंतु अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। ये तो हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो तो जनरल है, हम लोग खाना खाते हैं तो मल होगा ही। जो खाना बनाने में जो वेस्टेज आते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो निकलना ही होगा। तो ये तो परिणाम है, लेकिन इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा में, उनकी वैरायटी में और सीमित कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है और जैसे जो नालियाँ खुली होती है तो वो बहुत ही हमें बेकार लगता है और उसकी स्मेल भी बहुत बेकार है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब नालियों उमड़ने लगती है। नालियाँ वर्षा के दिनों में क्या होती है, भर जाती है और बाहर निकलकर बहने लगती है और उनका कचरा सड़क पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर, ये परिस्थितियाँ जो होती है बहुत ही अनहेल्दी है, अस्वास्थ्यकर है एवं रोग कारक हो सकती है और इससे हम लोग बीमार भी हो सकते हैं या रोग भी हो सकता है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, जो बिखरे कचरे होते हैं या अपशिष्ट पदार्थों पर होते हैं उस पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। इस पे जो होते हैं कि मच्छर और मक्खियाँ और अन्य कीट भी उन पे पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगरपालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें। अगर इस तरह की भयावह स्थिति होती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम शहर में रहते हैं तो हमको नगरपालिका तथा जब हम रूरल एरिया या ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो हमारे ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करना चाहिए। जो नगरपालिका होते हैं वह शहरी क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये भी एक तरह से पंचायती राज की तरह ही काम करता है और जो ग्राम पंचायत होते हैं वो क्षेत्रीय परिस्थितियों में बनाए जाते हैं। जो ये जो है कि ग्राम पंचायत जो होते हैं कि रूरल या एरिया में काम करते हैं।
उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें और इनसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से हमें इन विषम परिस्थितियों को कम करने के लिए या इनका निदान करने के लिए उनसे आग्रह करना चाहिए। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने के लिए निवेदन कीजिए। यदि हमारे आसपास में भी कोई घर में लोग रहते हैं और इस तरह के काम करते हैं या वाहित जल आस पड़ोस में गंदगी फैला रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सब नागरिक होने के नाते उनसे संवेदनशील होने का निवेदन करेंगे कि आप भी सिंसियर हो जाइए और इस तरह के काम करना बंद कीजिए। अब हम आगे देखते हैं 13.5 अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अच्छी गृह व्यवस्था माने घर को हम लोग कैसे बनाए रखेंगे, उसकी क्या क्या प्रक्रिया है उसको हम लोग देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोतों पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या प्रदूषक होते हैं वो हम लोग घर में ही कम कर सकते हैं या हमें कम से कम यूज करना चाहिए, गंदगी करना चाहिए। और इस विधि को जो होता है कि हम अपने आप में ही कम करके सोचना चाहिए और बहुत इनको हम लोग कम जनरेट करना चाहिए, कम उत्पन्न करेंगे ताकि जो प्रदूषक हो वो भयावह नहीं हो। और नालियों में जो होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग होते हैं तो अपने बेसिन में ही चाय बना तो उसकी चाय पत्ती को छोड़ देते हैं, तो जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं या जो ठोस होते हैं उन्हें हम लोगों को बेसिन में नहीं बहाना चाहिए। उससे क्या होते हैं कि जो नालियाँ होते हैं वो चॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो नाला चॉक्ड हो जाएंगे माने जाम हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वो और परेशानी करने लगते हैं। खाना पकाने के तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए। जो खाना पकाने का तेल होते हैं या वसा वाले होते हैं वो क्या करना चाहिए, तो हमें नाले में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा देते हैं। ये जो होते हैं वसा होते हैं या खाना पकाने के तेल होते हैं वो पाइप के में पदार्थों को कठोर परत बना देते हैं और जमा देते हैं जो इन्हें अवरुद्ध कर सकता है। जो नाले होते हैं उन्हें वो अवरुद्ध कर सकता है, बंद कर सकता है। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों के बंद कर देती है जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावित कम हो जाती है। अब मृदा के रंध्रों को बंद कर देगी नाली में वसा तो क्या होगा, उनको फिल्टर करने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। तेल और वसा को कूड़ेदान में फेंके। तेल और जो वसा होते हैं उसे हम लोगों को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधि आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। जो पेंट हैं, विलायक हैं या कीटनाशक हैं, मोटर तेल हैं, औषधि हैं आदि रसायन हैं उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल को शुद्धिकरण में सहायक होते हैं। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टैवल आदि को भी कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देता है। ये जो होते हैं कि नालियों को क्या करते हैं, चौकट कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते और ऐसे जो अपशिष्ट होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन को मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं स्वच्छता और रोग। जो स्वच्छता कैसे है होता है और जो अपशिष्ट जल है उनसे रोग क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेय अनेक रोगों का कारण बनते हैं। जो स्वच्छता की कमी है और संदूषित पेयजल है अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल विसर्जन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। जो हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भी भाग है जो मल विसर्जन व्यवस्था की सुविधा से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, जो हमारी जनसंख्या होती है उसकी बहुत बड़ा जो भाग है वो खुले स्थानों में, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। जो अनुपचारी लोग होते हैं वो इस तरह के स्वास्थ्य संकट का एक बड़ा कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। इससे क्या होता है तो जल और मृदा का, मिट्टी का प्रदूषण हो सकता है।
आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित होते हैं। जो भौम जल होते हैं, जो भूमि के अंदर जो जल होते हैं, उसे भौम जल कहते हैं। या जो सतह पर भी जो जल उपलब्ध है वो भी जो होते हैं कि मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों, अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। जो भौम जल होते हैं, भौम जल, कुओं, ट्यूबवेल, झरने, अनेक नदियाँ जो होते हैं कि जल का क्या है तो सोर्स हैं, स्रोत हैं। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इस तरह से अनुपचारित जो मानव मल है वो क्या होता है तो जल जनित रोगों का सबसे सुगम का मतलब होता है आसान पथ बन जाता है। इसमें क्या हो सकते हैं तो हम देखते हैं कि हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित है। तो ये सभी रोग जो होते हैं कि हमें जीवाणुओं से होते हैं और मानव मल के द्वारा जो जल प्रदूषित होते हैं उससे होते हैं। अब हमारा आगे है 13.7 वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। जो वाहित मल है उसका हम लोग निपटान कैसे करेंगे, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के लिए यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये होते हैं वो कम ही पैसे में, कम लागत में यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है। जो सेप्टिक टैंक होते हैं वो उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों की समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीक सुविधाएं प्रदान करता है। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। इन शौचालय जो होते हैं उनमें अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नलियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है और शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है और जो उससे जो बायोगैस उत्पन्न होते हैं उसका हम लोग एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं, ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। हमारा 13.8 सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक स्थल का मतलब होता है कि जो पब्लिक प्लेस जहाँ किसी का हक नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वैसे स्थानों को सार्वजनिक स्थल कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल या मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं, माने जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। अगर इनका हम लोग उचित निपटान नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे महामारी भी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए। अगर हमारे पास कूड़ेदान न हो तो कचरा को जो है कि हमको घर ले आना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब हमारा निष्कर्ष है, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जो हमारे पर्यावरण होते हैं उनमें हम उनको स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी तरह स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी
पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। जो हम लोग व्यक्तिगत हमारे विचार होते हैं, जो हम लोग पर्सनली व्यक्तिगत अपना फैसला लेंगे और इन चीज़ों को करेंगे, तो क्या होगा, व्यक्ति वाइज ही ये प्रक्रिया जो होता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में चल जाएगी और इससे बहुत हमारे समाज में अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें और हम खुद कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों को भी इस तरह के दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें ताकि वो भी बेहतर तरीके से सभ्य नागरिक बन सके और इन कामों को न करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। सामूहिक कार्य में क्या होती है, तो अत्यधिक शक्ति हो सकती है। इसलिए मैंने एक अथी लिखा था कि ऐ जाने वालों क्यों गंदा कर रहे हो इस सुनहरे स्वर्ग को, कोई तो आने वाला है इस सुनहरे स्वर्ग में, कुछ तो कम करो, कुछ तो कम करो। ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड एक शेर थी जो मैंने खुद लिखा था, तो उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर लगेगा। तो हम लोग इस चीज़ों को भी सोचते हैं कि हम हैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिए, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन जो होते हैं, जो आगे आएंगे वंश होंगे, वो लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग तो अच्छे से जी सकते हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन अगर ये पॉल्यूटेड हो जाएगी तो रहने में, उनको जीने में, सर्वाइव करने में बहुत ही कठिनाई होगी। तो इन सब चीज़ों को भी हमको बेहतर फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए और अपने आप को खुद से कंट्रोल भी करना चाहिए और बेहतर तरीके से उन्हें सर्वाइवल के लिए उपयुक्त इन्वायरमेंट हमको बना देना चाहिए ताकि वो अपना जीवन अच्छे तरह से जी सके और प्रदूषण मुक्त जी सके। तो इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है। जो उपयोग हो जाते हैं जल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट जल कहते हैं या वेस्ट वाटर कहते हैं, जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। और इनका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद क्या करेंगे, उपचार के बाद ही हम लोग उपयोग करेंगे। अगर पहले हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे हानिकारक रोग भी हो सकते हैं, ये सेहत के लिए हमारे अच्छे नहीं हैं। उपचार होने के बाद हम इसका उपयोग कर सकते हैं। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल को जनित करता है। जो घर, उद्योग, कृषि, खेत और अन्य मानव क्रियाकलाप में उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यही जो होते हैं कि अपशिष्ट जल मैंने बेकार जल को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उन वाटर को हम लोग क्या होता है, तो मेनली उस जल को हम लोग यूज कर चुके हैं, तो वही वाहित जल, यह वाहित मल भी कहलाता है। और जो अपशिष्ट जल होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, तो वाहित मल भी कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है। जो वाहित मल होते हैं तो वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव पदार्थ क्या कहलाते हैं, या वाहित मल रूपी द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है, ये जो होते हैं वाहित मल जो होते हैं वो मिट्टी और जल को प्रदूषित करते हैं। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। जो अपशिष्ट जल होते हैं उसका जो वाहित मल है उपचार संयंत्र में किया जाता है। जो वाहित मल उपचार संयंत्र होते हैं, अथी होते हैं, सेंटर होते हैं, वहाँ पर उनको ले जाया जाता है, वहीं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देता है। और जो उपचार सेंटर होते हैं जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम लोग भी बोलते हैं, तो उन पानी को क्या करता है कि निश्चित स्तर पर जो प्रदूषक होते हैं, प्रदूषण करने वाले होते हैं, वो उनको कंट्रोल कर देता है हद तक, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। जहां मान लीजिए ऐसे भी हमारे देश में कुछ जगहें हैं जहां पर भूमिगत मल व्यवस्था नहीं है, या कचरा को कहाँ निपटान करना है ऐसा तंत्र नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं अभी तक है, तो क्या करेंगे, वहां कम लागत के स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अब हमारा आगे है अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद
आपंक और बायोगैस हैं। जो अपशिष्ट जल हम लोग उपचार करते हैं तो उसको देखते हैं कि आपंक होते हैं, तो आपंक को हम लोग क्या बोले थे, तो सलज भी होते हैं, सलज, और बायोगैस निर्मित होते हैं, बायोगैस निर्मित होते हैं। और बायोगैस को हम लोग यूटिलाइज करके क्या प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे हम लोग ऊर्जा भी प्राप्त कर लेते हैं। खुली नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है। जो खुली नाली होती है, जो खुली नाली व्यवस्था है, वो मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों को प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो बहुत सारे जो मक्खी और मच्छर को उत्पन्न कर सकते हैं, जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं, और ये बड़ी मात्रा में हो जाएंगे और ये रोग उत्पन्न भी कर सकते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। हमें खुले में, जैसे खुली जगह है तो वहाँ मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। जैसे हम कम पैसों में भी करके उसको बना सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमने सेप्टिक टैंक आजकल एक वैन भी आ रहा है जिसमें ऑलरेडी टॉयलेट बने होते हैं, और उसे हम लोग को बेहतर बड़े पैमाने पर यूज भी करना चाहिए। तो ये रूरल एरिया के लिए नहीं है, ये सिटी में जो है कि अभी लगे हुए हैं कहीं कहीं। तो हमें खुले में स्नान नहीं करना चाहिए। एक छोटे मोटे या कम लागत के जो सेप्टिक टैंक है या लेटरिन है उसको भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इस अध्याय से हमने सीखा है कि अपशिष्ट जल को कैसे उपयोग करना है, कैसे निपटान करना है, और इससे कैसे जो हम लोग बच सकते हैं, और कैसे इन जलों के अति निपटान से हमको रोग नहीं होंगे, और नहीं करेंगे तो किस किस तरह के रोग हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा था। तो इस तरह से आज हमारा क्लास 7th के NCERT के विज्ञान के सभी अध्याय को हमने देख चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के विज्ञान को देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।